सभी राजनायकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। इस बात को मस्तिष्क में रखते हुए कि हम सभी ने यह बात ठान ली है कि किसी न किसी प्रकार से पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम से हम सभी को सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में 25+ मार्क्स लेकर आने हैं। उसी श्रृंखला, उसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने के लिए, जिसे हम स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा या विशेष आवश्यकता वाले बालक की शिक्षा के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, क्या तथ्य है, उन सभी बातों को हम लोग अपने इस चैप्टर में आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या है स्पेशल एजुकेशन? जब मैंने आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि समावेशी शिक्षा भी एक प्रकार की शिक्षा पद्धति है। जब शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ हुआ तब प्रारंभ में सभी बालकों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी, जो बालक सामान्य थे। फिर कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं देखी गई जहां पर उन सामान्य स्तर से अलग बालक की भी एक श्रेणी देखने को मिलती थी और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन सभी बालकों को अलग से एक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास शुरू किया गया, जिसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। विशिष्ट है कौन? यह शब्द क्या होता है? तो विशिष्ट शब्द कौन है? सामान्य से ज़्यादा और सामान्य से कम, दोनों प्रकार के, सामान्य से ज़्यादा बुद्धिलब्धि और सामान्य से कम बुद्धिलब्धि के दोनों प्रकार के बालकों को हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। ये मानसिक मापन के तौर पर हम कह सकते हैं। बाकी अगर हम शारीरिक आधार देखें तो शारीरिक अंगों का जो एक सामान्य वितरण हमारे शरीर में है, वह यदि नहीं पाया जाता तो वह उस श्रृंखला में वो विशिष्ट हो जाता है। आगे हम सब बातों को समझेंगे। तो एक दिमाग में, हमारे माइंड में ये बात समझ में आए कि सामान्य और विशिष्ट में क्या अंतर है। पूछा गया किस प्रकार से कि विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो अपनी योग्यता, क्षमता, व्यवहार एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत या सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं भी सामान्य बालकों से कुछ अलग होती है। यही कारण है कि इन्हें हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, CWSN भी कहा जाता है। तो आपने देखा कि ये बालक किस प्रकार से अलग हैं। चूँकि अलग इनका स्तर है तो इसीलिए इनके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी। आगे देखें कि विकलांग शिक्षा अधिनियम क्या कहता है। बिल्कुल चिंता मत करिए, यह PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, बस ध्यान से पढ़िए। विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया एक अनुदेशन है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कि कौन कह रहा है? विकलांग शिक्षा अधिनियम यह बात अपने यहाँ कह रहा है अपने स्टेटमेंट में कि ये एक स्पेशल डिजाइन फ्रेमवर्क है जो ऐसे बालकों के लिए तैयार किया गया है जिनकी आवश्यकताओं की तुलना अन्य बालकों से नहीं की जा सकती। तो जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, इसमें वर्ग, कक्षा अनुदेशन, गृह अनुदेशन एवं अस्पतालीय एवं संस्थानीय अनुदेशन भी शामिल हैं। सभी प्रकार के अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन, या आप कहें कि एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है कि घर पर कैसे शिक्षा दी जाएगी, अस्पताल में, हॉस्पिटल में किस प्रकार से इनको ट्रीट किया जाएगा, किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल इनको डायरेक्शन दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें विशिष्ट बालकों के लिए अलग से तैयार की जाती हैं। बिहार टेट में एक 2011 में क्वेश्चन आया, पूछा गया कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षकों को क्या बात ध्यान में रखनी होगी। तो अब ये बात हो गई कि ये विशिष्ट बालक हैं कौन। अब इन विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था अगर आपको करनी है और वह सामान्य बालकों के साथ फिलहाल आप बैठा कर कराई जाएगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा का फ्रेमवर्क आ चुका है। अब सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को एक ही कक्ष में एक व्यवस्था के साथ पढ़ाना है।
ये प्रयास किया जाएगा। तो विशिष्ट बालकों की अगर मान लीजिए उनमें से भी कोई बहुत ज़्यादा उसकी विशिष्टता है तो क्या करेंगे, तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हुई तो शिक्षकों को बालक की व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत कार्यों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस प्रकार से वह समस्या उसको आ रही है और उनका समाधान करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षकों को बालकों की विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। अब आइए आखिर किन किन आधारों पर आप उसको विशिष्ट कह सकते हैं। तो एक तो बौद्धिक प्रकार है, शरीर के आधार पर, मनोसामाजिक आधार पर और वंचित वर्ग। क्या है ये, आइए समझें। तो बौद्धिक आधार पर सामान्य से अलग है तो ज़्यादा वाले को ही हम प्रतिभाशाली बोलते हैं, कम वाले को हम मानसिक मंद बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालकों को हम बौद्धिक विशिष्ट बालक कह सकते हैं। क्या है, एक एक को समझेंगे, पूरी चिंता मत करिए, चाहे जो भी समय लगे उसको हम लोग ध्यान में रख लेंगे। शारीरिक रूप से मानसिक मंद बालक, भाषा उसके असमायोजन का कारण बन रही है, श्रवण सुनने का कारण उसके असमायोजन का कारण बन रहा है, दृष्टि दोष है, दृष्टि के कारण वह सामाजिक रूप पर समायोजन नहीं हो पा रहा है, अन्य भी कई सारी विकलांगताएं एक साथ अगर उपस्थित हैं तो उसे बहुविकलांगता कहा जाता है। दूसरा है मनोसामाजिक। मनोसामाजिक और वंचित वर्ग दो में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मनोसामाजिक में वे बालक आते हैं जिन्हें कहा गया एक समस्यात्मक बालक, दूसरा कहा गया अपराधी बालक। तो समस्यात्मक बालक और अपराधी बालक क्या हैं, तो समस्यात्मक बालक वे हैं, चुनौती देने वाले बालक अलग हैं, समस्यात्मक बालक अलग हैं। चुनौती तो प्रतिभाशाली बालक भी देते हैं शिक्षक को, उनको पढ़ाने के लिए चुनौती रहती है, आगे बात करेंगे। तो समस्यात्मक बालक कौन है, वे बालक जो अनुशासनहीनता करते हैं, शिक्षकों की बात नहीं मानते हैं, स्कूल बंक कर देते हैं, इस तरीके से जो बालक हैं वो गृह कार्य नहीं करते हैं, ये समस्यात्मक बालक हैं। लेकिन अपराधी कौन है, अपराधी तब कहा जाएगा जब वो कोई लीगल ऑफेंस करेगा, जब वह कोई कानूनी धारा के अंतर्गत लिखे गए अपराध को कारित कर देगा तो वह अपराधी बालक कहलाएगा। वह चोरी करेगा तो अपराधी हो जाएगा, वह किसी को मार पीट देगा, उसका सर फूट जाएगा तो वह अपराधी बालक की श्रेणी में आ जाएंगे। इस तरीके से आप अगर देखिए कि वे बालक जो अनुशासनहीनता यह भी करेंगे परंतु इनके अनुशासनहीनता का स्तर बढ़ जाएगा और उस स्तर से किसी न किसी लीगल प्रोस्पेक्ट यानी लीगल ऑफेंस होगा, तो इस आधार पर उन्हें अपराधी बालक कह दिया जाएगा। अब ये पिछड़े वंचित वर्ग कौन है, वंचित वर्ग में मैंने पिछड़े बालकों को क्यों रखा है अभी आपको मैं बताता हूँ। पिछड़े बालक अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु प्रजाति के लोग। कुछ लोग कह सकते हैं कि पिछड़े बालक को बौद्धिक में रखना चाहिए, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि पिछड़ेपन का बालक के पिछड़ने का कारण सिर्फ उसकी मंदबुद्धि नहीं हो सकती। बालक के नंबर कम आए, सामान्य से वह पीछे रह गया, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पिछड़ा बालक अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा स्लो लर्निंग स्टूडेंट इनको क्यों कहा गया। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमंतु प्रजाति, इन दोनों मनोसामाजिक और वंचित में क्या अंतर है, मूल अंतर ये है कि इनको पढ़ने का अवसर मिल रहा है परंतु उसके बाद भी यह नहीं पढ़ रहे हैं। ये वंचित वर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि इनको प्राप्त नहीं हो रहा, अवसर नहीं प्राप्त हो रहा शिक्षा प्राप्त करने का। आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं जहाँ पर वह शहर से बहुत दूर है, जंगलों में वह क्षेत्र है, तो वहाँ पर विद्यालय नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको वंचित वर्ग कहा गया है। इनका एक अलग से श्रेणी रख दी गई है। जब इनको पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा दिया जाएगा तो यह भी प्रतिभाशाली या सृजनात्मक या अच्छे बौद्धिक स्तर के बालक निकल सकते हैं। तो यह एक प्रकार का वर्गीकरण था। आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा गया। तो विशिष्ट बालकों की चूँकि शिक्षा की व्यवस्था करनी है, हमें डॉक्टर्स, हमें मेडिकल मॉडल पढ़ना नहीं, तो क्या देखते हैं कि एजुकेशन हम कैसे करें इन बालकों की। कहा गया कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु सर्वप्रथम प्रयास इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में मानसिक मंदित बालकों के लिए कानून बनाकर की। मानसिक मंदित बालकों के लिए उन्होंने कानून बनाया और शिक्षा के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। तो पहला प्रयास इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय को 12 से जब 12 के बाद लगभग 6
600 सालों की बात अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में विशेष शिक्षा को शिक्षा की एक विशेष शाखा के रूप में स्वीकार किया गया। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि पहले सामान्य शिक्षा की ही व्यवस्था थी, उसके बाद एक नई शाखा बनी जिसे हम विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा के रूप में जानते हैं। तो वह शाखा कब बन पाई? लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, तो परंतु विशेष शिक्षा की औपचारिक शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो विशेष शिक्षा की औपचारिक शुरुआत फ्रांस के मनोचिकित्सक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड द्वारा मानी जाती है। औपचारिक शुरुआत किसके द्वारा? इटार्ड महोदय के द्वारा कराई गई। इन्हें प्रायः इसी कार्य के कारण विशेष शिक्षा के जनक के रूप में संबोधित किया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विशेष शिक्षा के जनक कौन है, तो इटार्ड महोदय हैं विशेष शिक्षा के जनक, क्योंकि औपचारिक रूप से इन्होंने प्रारंभ किया था। फ्रांस के ये मनोचिकित्सक थे। बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे कहा गया, क्वेश्चन आया पंजाब टेट, कहीं के भी आप पूरे देश, भारत देश के कहीं पर भी हैं जहाँ पर भी टेट की परीक्षा होती है, उन सब के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, यह शिक्षा किसे दी जाती है? तो यह शिक्षा व्यवस्था विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ये पंजाब टेट 2011 में पूछा गया। बिहार टेट में क्वेश्चन आया कि हमारे भारतीय संविधान में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। तो एक हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 41 है, 41। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। वंचित वर्ग में आ गया कि नहीं आ गया? और वही अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य एससी तथा एसटी तथा दुर्लभ वर्ग के हितों का भी ध्यान रखेगा। तो ये दोनों बातें यहाँ पर आती हैं। और चूंकि ये अनुच्छेद 41 है, 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो इस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जितनी बातें लिखी होती हैं उन पर उनका एक कहिए कि एक सेफ जोन होता है कि वह ये कह सकते हैं कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो संसाधन के लिए हमेशा सरकारें कहती हैं कि हमारे पास नहीं है। तो ये बातें विशिष्ट शिक्षा का एक पूरा रोड मैप आपके सामने हुआ। किस प्रकार से उससे क्वेश्चन पूछे गए विशेष आवश्यकता वाले बालकों से, वह भी मैंने आपको बता दिया। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, क्योंकि यह एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है तब करिएगा, अन्यथा कि कोई ध्यान आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक मैच्योर मेजॉरिटी हैं। चलिए, अब एक एक करके हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं। बौद्धिक स्तर का सबसे पहला हमने उठाया प्रतिभाशाली बालक को। तो प्रतिभाशाली बालक कौन है, आइए देखें। तो जिनकी बुद्धि लब्धि 120 या इससे ऊपर होती है उनको तो प्रतिभाशाली बालक कह लिया जाता है। तो क्या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर है, वे सारे के सारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं क्या? इस पर टॉरेंस का कमेंट सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। टॉरेंस कहते हैं कि वैसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव के व्यवहार के किसी क्षेत्र में एक ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, यदि आपका कार्य व्यवहार समाज के लिए, समाज के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप प्रतिभाशाली बालक नहीं या प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं कहे जाएंगे। क्यों? ओसामा बिन लादेन भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, परंतु इसका कार्य व्यवहार कैसा था? क्या वह समाज के लिए उपयोगी था? क्या नहीं था। रावण एक विद्वान पंडित था, लेकिन उसके कार्य व्यवहार समाज के लिए, सामान्य उसके अपनी देश की जनता के लिए तो अच्छे हो सकते थे, परंतु सर्वमान्य समाज के लिए अच्छे नहीं थे। इसलिए उसे हम प्रतिभाशाली बालक का शब्द मनोविज्ञान की दृष्टि से नहीं दे सकते। प्रतिभाशाली शब्द का अलंकरण हम नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखेंगे। आगे एक प्रश्न पूछा गया उत्तराखंड टेट 2013 में कि निम्नलिखित कथन किसका है? तो प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता से विशिष्ट होता है। उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता से विशिष्ट होता है। ये किसने कहा? तो R.W. टेलर साहब ने कहा है। टेलर की दो परिभाषाएं पूछी गई हैं आपके परीक्षा में। तो टेलर से अगर आप कोई कपड़ा सिलवाते हो तो देखते हो कि दर कम पैसे में बड़ा अच्छा सिल दे। तो दर और गुणवत्ता की बात आएगी तो R.W. टेलर साहब ने
यह परिभाषा दी है प्रतिभाशाली बालकों की। दोनों बातें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम तथ्य जान लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और किस प्रकार से हमें चीज़ें याद भी रहें, चूँकि स्मृति हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चा अपनी आयु वर्ग के सभी बच्चों से मानसिक रूप से अधिकता रखता है, जाहिर सी बात है। टर्मन साहब ने कहा 120 तो सामान्य है। टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन महोदय कहते हैं कि 140 बुद्धि लब्धि वाले या इससे ऊपर वाले बालक प्रतिभाशाली या प्रतिभावान बालक माने जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 120। अन्यथा के बहुत बार के प्रश्नों में आ चुका है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ चुका है और तमाम जो सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं भी होती हैं उनमें भी ऐसा पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य में आप 120 कह सकते हैं, परंतु इस पर अगर नाम पूछ लिया जाए टर्मन का तो वह 140 होगा। तीसरी बात कही गई कि समायोजन की दृष्टि से शिक्षकों के लिए सबसे चुनौती देने वाले बालक होते हैं, क्योंकि यह प्रतिभाशाली होते हैं परंतु यह क्या होते हैं, तो जल्दी समझ में आ गई इनकी सारी बातें, परंतु शिक्षक को क्या करना है, संपूर्ण पूरे क्लास को लेकर चलना है, सभी बच्चों को सारी बातें समझ में आ जाए तब वह आगे बढ़ेगा। तो उतनी देर में ये बोर होने लगते हैं। अब इनको शिक्षक चूँकि अच्छा इनको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हतोत्साहित हो जाएंगे फिर उस प्रकार से। तो इस दृष्टि से यह यूपीटीईटी 2013 में क्वेश्चन भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से समायोजन की दृष्टि से शिक्षकों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बालक कौन होते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक सही उत्तर माना गया और कहा गया कि प्रतिभाशाली बालक शिक्षकों के लिए चुनौती देने वाले बालक इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें इनके ज्ञान और इनके कार्य को उत्साहित भी रखना है, परंतु कभी कभी अति उत्साह में न जाने पाए, यह भी ध्यान रखना है। चलिए, तो इन बालकों के समायोजन का कैसे करेंगे? क्योंकि समायोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आगे मानसिक मंद में आएगा, मेन पॉइंट आएगा कि अगर मानसिक मंद कौन है तो सिर्फ निम्न बुद्धि वाला नहीं, विशिष्ट वह भी है जो निम्न बुद्धि या निम्न कुछ अलग हो के साथ साथ समायोजन भी ना कर पा रहा हो तब। तो इन बालकों का भी समायोजन कैसे कराएंगे आप, ये आप देखिए। तो पाठ्यक्रम में समृद्धि कर सकते हैं, वर्ग उन्नति कर सकते हैं, समृद्ध पाठ्यक्रम बना सकते हैं, योग्य एवं प्रभावकारी शिक्षक की व्यवस्था कर सकते हैं, पृथक शैक्षणिक संस्थान की व्यवस्था हो सकती है। परंतु अब यह बात मानी कम जाती है कि पृथक शैक्षणिक चूंकि समावेशी शिक्षा का परिवेश आ चुका है तो सभी बालकों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिवित्तीय परिभाषा किसने प्रस्तुत की? प्रतिभाशाली की त्रिवित्तीय परिभाषा किसने दी? तो रेनजुएली साहब है जिन्होंने प्रतिभाशाली की त्रिवित्तीय परिभाषा दी, जो सीटेट 2014 में पूछी गई थी। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पर आ गए। इतना पर्याप्त है आपके प्रतिभाशाली बालकों के। सृजनात्मक बालक छूट गए, चलो उनके लिए बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सृजनात्मक बालकों के लिए एक बात आप कह सकते हैं, कहीं भी आपको स्टेटमेंट में, कहीं भी आपको कमेंट में ये बात मिलेगी कि जिनके विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, निजता होनी चाहिए, मतलब वह उसी का विचार हो और नया हो। और मौलिक इसीलिए कहा गया, मौलिक हो और नया हो, वह बालक सृजनात्मक बालक कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। बाकी लगभग बुद्धि लब्धि से समान हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि समान उच्च बुद्धि लब्धि के बालक ही सृजनात्मक बालक हों, निम्न बुद्धि लब्धि के बालक भी सृजनात्मक बालक हो सकते हैं। शर्त एक है कि वह उनके कार्य मौलिक होने चाहिए और नवीन होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। मानसिक मंद या मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं? तो बुद्धिलब्धि बालक कौन है? मानसिक मंदता का तात्पर्य औसत से कम मानसिक योग्यता, जाहिर सी बात, इतनी बात समझ में आ गई, औसत से कम मानसिक योग्यता से। दूसरा टर्मन क्या कहते हैं भाई? टर्मन ने कहा कि 70 से कम बुद्धिलब्धि वाले बच्चे मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। 70 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालक मंदबुद्धि कहलाए। किसने कहा? टर्मन ने कहा। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली कहलाते हैं। सामान्य कौन है? 90 से 110 के बीच में वाले बालक सामान्य बालक कहलाते हैं। जब किसी बालक की बुद्धि के औसत स्तर से कम तथा साथ ही साथ समायोजनशील व्यवहार करने की क्षमता भी कम होती है तो उन्हें हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। क्वेश्चन यूपीटीटी 2013 में पूछा गया कि मानसिक स्वास्थ्य रिक्त स्थान में घनिष्ठ संबंध होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक, दोनों बातें हैं कि अगर उसका ऐसा है, ऐसी विशिष्टता है जो समायोजित नहीं कर पा रही सामान्य बालकों के साथ, फिर उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है।
यह क्वेश्चन यूपी टेट 2013 में पूछा गया। ठीक है, आगे ड्राइवर साहब की एक बार ड्राइवर साहब की परिभाषा आ गई। ड्राइवर साहब की 2 बार परिभाषा पूछी गई है। ड्राइवर महोदय ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। तो ड्राइवर का काम करता है, अगर रास्ता भूल गए आप तो क्या करेगा, वो खोजेगा और वह आपको गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो भाई देखो क्या है कि कोई ये वैज्ञानिक तरीका तो मैंने आपको बताया नहीं, याद इस तरीके से कर सकते हैं कि ड्राइवर साहब की परिभाषा 2 बार पूछी है, अगर यानी महत्वपूर्ण है तो आगे कभी आए तो अगर तुक्का ही लगाना पड़े तो इनमें से अगर कोई शब्द मिलता है तो हम तुक्का लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि परिभाषाएं ज़्यादा याद नहीं रह पाती हैं, इसी जुगाड़ से हम परिभाषा को याद करने का प्रयास करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। यूपी टेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे पूछा गया कि ड्राइवर महोदय का ये कि था कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना। यही बात वहाँ भी लिखी हुई है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना। तो इस तरीके से 2 तरीके से एक ही आदमी की परिभाषा पूछी गई है 2 स्थानों पर। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहा गया। वीडियो लंबा जरूर होगा, ध्यान रखिएगा, परंतु मैं पूरा चैप्टर आपको इसी में कंप्लीट करा दूंगा। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को स्थापित करने का श्रेय C.W. बियर्स को जाता है और इन्होंने 1908 में अपनी पुस्तक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ को प्रकाशित करके इस आंदोलन का सूत्रपात किया। किसने? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? C.W. बियर्स को जाता है। ठीक है, चिकित्सालयों में पागलों की दशा सुधार करने के लिए इन्होंने ऐसा अपना प्रयास प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया DSSB PRT, चूँकि मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिभाशाली और विशिष्टता से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी भाषा से भी प्रश्न आते हैं, दृष्टि से भी प्रश्न आते हैं, वो एक क्वेश्चन आते हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर छाया रहता है। यह क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, DSSB PRT में पूछी गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मानसिक विकार के लक्षण क्या हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी नीचे देखिए यूपी टेट 2013 में। तो मानसिक विकार के लक्षण कौन कौन से हैं? पहला तनाव, दूसरा चिंता, भृगनाशा और भूल एवं त्रुटि। क्वेश्चन पूछा गया भूल एवं त्रुटि, यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पर्सनली आपको बता दूँगा। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को कार्यों को मूर्त रूप में, अब ऐसे बालकों को पढ़ाओगे कैसे भाई? मानसिक रूप से मंद बालक हैं, अब हमें मानसिक मंद होता है, समझ में आ गई बात। अब इन मानसिक मंदित बालकों को आखिर पढ़ाया कैसे जाएगा, इसकी बात करनी है। तो इसके लिए क्या बात कही गई कि कैसे पढ़ाओगे? तो इनको पढ़ाने के लिए मूर्त रूप से समझाना पड़ेगा, अमूर्त बातें कम करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये राजस्थान टेट में 2012 में क्वेश्चन भी पूछा गया कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का आप प्रयास करेंगे। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को कार्यों को मूर्त रूप में समझाना पड़ेगा, तब उनको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे ही समस्या है। ठीक, तो कहा गया कि एक क्वेश्चन और आया छत्तीसगढ़ टेट 2014 में कि आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 या 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। तो आशा की यह अवस्था का कारण उसकी मानसिक अक्षमता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था कि आशा की इस अवस्था का कारण क्या है? तो इस आशा की इस अवस्था का कारण उसकी मानसिक अक्षमता है। हम लोग चूँकि विकल्प के रूप में आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। जब चैप्टर अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लगभग अधिगम और शिक्षण बचा है, दो चैप्टर आपके बड़े बड़े, अधिगम के सिद्धांत और नियम, ये सारी बातें हैं। उसके बाद शिक्षण वाला पार्ट बचेगा। 2 पार्ट आपके बचे हैं। 2 पार्ट को कवर करने के बाद फिर मैं आपको टॉपिक वाइज एक चैप्टर वाइज 10-10 वर्षों के प्रश्न हल कराऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं मैंने आपसे दावा किया कि मैं आपको 25+ मार्क्स दिलवा करके प्रयास करूँगा, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है। तो जब तक आप साथ आएंगे नहीं, साथ सहयोग नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ आपके लिए नहीं कर पाऊँगा। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी ने बताया कि मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति कब हो जाती है। तो यह अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि, हमने जो इस फिलहाल विकास तो पूरे जीवन पर्यंत चलता है, परंतु जो हम अध्ययन में रखते हैं वह अध्ययन में उसको हम विकासात्मक अवधि कहते हैं। और 0 से 18 वर्ष में यह दिख जाता है कि कौन सा बालक मानसिक रूप से मंद है, कौन कैसा है।
आगे कहा गया कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी के अनुसार मानसिक मंद बालकों को उनकी गंभीरता के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। इस क्वेश्चन से लिखित परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से या प्रशिक्षण योग्य मंदित बालकों का IQ कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और मैंने शायद समावेशी शिक्षा या बुद्धि पाठ पढ़ाते हुए उसको बताया भी है। जब मैंने आपको बुद्धि पढ़ाई थी, बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि मापन, तो उसमें मैंने आपको वो प्रश्न बताया भी था। चलिए, इसकी प्रमाणिकता यहाँ से हो जाती है। कौन कर रहा है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी। इन्होंने 4 भागों में बांटा। कहा साधारण मंदित बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच होती है। 70 से नीचे की बात हो ही गई है, तो 67 के बीच होती है साधारण मानसिक मंद। अल्प बल मानसिक मंदता 36 से लेकर 51 के बीच। व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर कुछ हद तक इनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तीसरा पार्ट आ जाता है कि गंभीर मानसिक मंद कौन है। तो गंभीर मानसिक मंद अगर आप स्क्रीनशॉट लेना ही चाहते हैं तो अभी मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो गंभीर मानसिक मंद कौन है? गंभीर मानसिक मंद बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच होती है। दैनिक क्रियाकलापों पर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए इनको प्रशिक्षण दे ही नहीं सकते आप। ठीक है, मतलब भाई दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। आत्मबल बहुत बड़ी चीज़ है। अभी एक प्रश्न भी, मतलब एक न्यूज़पेपर में आई थी कि किसी विकलांग बालक ने IAS की परीक्षा, तो बहुत सारे लोगों ने, विकलांग लोगों ने IAS की परीक्षा पास की है। कई सारे और भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो अल्पबल ऐसे होगा। बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच गंभीर को कह दी गई। और गहन मानसिक मंद बुद्धि लब्धि 20 से कम है। इनको जीवन पर्यंत देखरेख की आवश्यकता होती है और ये अल्प आयु भी होती है इनकी। ठीक है, इनकी आयु भी अल्प होती है। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऊपर के 2 जो लोग हैं उनको आप प्रशिक्षण देकर सामान्य के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु नीचे के दो लोग हैं 3 और 4, यानी आप सीधे कह दीजिए कि 35 से कम बुद्धि लब्धि के बालकों को आप प्रशिक्षण देकर भी सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई आएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिखित परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए, दोनों सभी बातों आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। आगे लास्ट बात इसका कि मानसिक मंदित बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने खोला? तो मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय सेगविन महोदय ने अमेरिका में खोला। सेगविन ने क्या किया था? सेगविन द्वारा विकसित सेगविन फॉर्म बोर्ड छोटे बच्चों की बौद्धिक विकास, छोटे जो आप अक्सर उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं, तो ऐसे सेगविन फॉर्म बोर्ड छोटे बच्चों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करने में प्रयुक्त होता था। तो प्रथम विद्यालय किसने खोला मानसिक मंदित बालकों के लिए? तो सेगविन महोदय हैं। और आपने एक अभी क्वेश्चन पढ़ा कि प्रयास किसने पहला किया था? तो C.W. बियर्स ने ऐसा पहला प्रयास मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को स्थापित करने का किया था। तो 2 बातें कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी? एक प्रतिभाशाली कंप्लीट हुई, दूसरी कौन सी हुई? मानसिक मंद, यानी मंदबुद्धि बालकों की हुई। अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब है तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आइए देखें कि भाषा दोष से ग्रसित बालक कौन कौन से। अब सारे छोटे छोटे हैं, 2-2, 3-3 पॉइंट है सब में। ठीक है, दृष्टि दोष वाला आएगा, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा पॉइंट होंगे, 7-8 पॉइंट होंगे, बाकी सारे छोटे छोटे हैं। भाषा दोष से ग्रसित बालक कौन है? सामान्यतः वाक दोष बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जो मुख की आवाज़, बोले गए शब्दों में तालमेल तथा शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई का सामना करते हैं। वान राइपर कहता है कि यदि किसी बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों में निम्नमत 3 विशेषताएं होंगी तो उसे भाषा दोष से ग्रसित बालक माना जाएगा। कौन कौन सी? ये 3 बातें देखिए। यदि भाषा या अनियमितता विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक हो, सामाजिक रूप से कुसमायोजित होने का कारण हो, और तीसरा, दूसरों का ध्यान बालक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों पर अनायास ही चला जाए। तो कभी कभी ऐसी होती हैं बातें, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सारे लोग उसी को देखने लग जाते हैं, तो उसको आप उस दृष्टि से भाषा दोष की श्रेणी में रखेंगे। चलिए, आगे क्या हुआ? जो बोल नहीं पाते हैं बच्चे, यानी भाषा दोष से ग्रसित बालकों को कैसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो गूंगे बालक में भी इनको वर्गीकृत किया गया। चलिए, ये उसके बाद फिर आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्रिक तथा गालाघर ने भाषा दोष से ग्रसित बालकों को निम्न वर्गीकृत किया है। गूंगे बालक, पहली बात तो जो बिल्कुल नहीं बोल पाते उनको गूंगे बालक कहा गया। ठीक है,
उच्चारण संबंधी दोष वाले, चोटी को तोती, क्वेश्चन अगर आपसे शायद पूछा भी जा चुका है कि चोटी को तोती बोलने वाले बालकों में किस प्रकार के भाषा दोष पाया जाता है, तो उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है। उच्चत आवाज संबंधी दोष, जिसमें उच्चता या तारत्व में असमानता होती है, बोलने में दिक्कत होती है, समानता या समानता देखी जाती है। प्रवाहिता संबंधी दोष वाले बालक, जो धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, हकलाने वाले बालक उन्हें कहते हैं, ठीक है, जैसे स्टमरिंग प्रॉब्लम जिससे आप कहते हैं। व्याख्यान संबंधी दोष वाले, जिसमें उनको खास शब्द नहीं बोल पाते हैं, तो वो व्याख्यान संबंधी। कुछ ऐसा हम सबके लिए होता है, कई सारे बड़े लोग भी हो जाते हैं, काफ़ी उम्र हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ शब्दों को बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, ठीक है, तो इस तरीके से उनको ये दोष होता है। अब अगर गूंगा बालक है, मूक बधिर बच्चे हैं, तो उनको किस प्रकार से आप पढ़ाएंगे, तो मूक बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। ये बिहार टेट में क्वेश्चन आया कि मूक बधिर बालकों को किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऐसे से करके आता ना। चलिए, दूसरा बात क्या बताया मैंने अभी, ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग मूक बधिर के लिए है, लेकिन दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको अभी बताऊंगा भी, ठीक है। तो देखेंगे दोनों चीज़ें आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो अब वो बातें भी क्लियर हो जाएगी। आगे एक आया कि प्रोलॉग स्पीच, प्रवर्धिक वाक, देर तक बोलना और लंबे समय तक भाषण का प्रयोग हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। एक जानने वाला मेरा छोटा भाई था, या कहीं सहयोगी था, ठीक है, तो उसको समस्या ये थी कि बहुत अच्छा बोलता था, बहुत मजाक करता था, बहुत बोलता था, लेकिन जैसे उससे कहा जाए कि तुम खड़े हो, कहीं सामने किसी के सामने बोलना होता, बस वो हकलाना शुरू कर देता था। तो एक वर्ग में हम लोग गए, संघ के हम प्रशिक्षण में गए, तो वहाँ पर भी उससे हमारी मुलाकात हुई, तो वहाँ पर उसको मैंने देखा और वो ऐसी समस्या उसके साथ आ रही थी। तो मैंने कहा कि चर्चा सत्र जब हो या कोई भी सत्र हो, तो मैंने कहा तुम बोलो, चाहे जैसे बोलो, तुम कुछ नहीं बोलो, जी 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 यही बोलो। तो इतना करते करते उसके 7 दिन का हम लोगों का शिविर था। उस 7 दिन के शिविर में वह बहुत अच्छी तरीके से खड़े होकर बोलना सीख गया। जैसे ही उस सत्र से निकला, उसने पैर पकड़े, भैया एकदम समझ लीजिए करंट मेरे शरीर में दौड़ चुका। तो प्रोलॉन्ग्ड स्पीच ऐसी है, ये एक ऐसी टेक्निक है बच्चों को या आपके जो भी साथी हैं, चूँकि शिक्षक हैं भाई आप, और आपका कर्तव्य है, ऐसे मैं नहीं आपको राष्ट्र निर्माता बोल रहा हूँ ना, राष्ट्र निर्माता कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है शिक्षकों को, जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सामने कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है, सुधारना आपका नैतिक कर्तव्य है। इसके लिए ये नहीं कि अरे ठीक है हमसे क्या मतलब, हमसे पूछे तब तो बताएं, पूछने की ही जरूरत है, आपका कर्तव्य है। जैसे डॉक्टर के लिए नहीं कि वो कोई बीमार है तो जब हमसे कहें तो हम दवा दें, वह उसका एक नैतिक कर्तव्य है, वह तुरंत दवा देगा, ठीक। ऐसे ही शिक्षक का भी एक कर्तव्य है कि कोई भी कहीं पर भी अगर ऐसी कठिन परिस्थिति में है जहाँ पर उसको मार्गदर्शन देकर सुधारा जा सकता है, तो आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है। चलिए, भाषाघात एक है, अफेजिया बड़ा टर्म आया, ठीक है, कि क्या है। मैंने जब आपको भाषा और चिंतन पढ़ाया था, चॉम्स्की का भाषा विकास, उसमें भी बताया था इसे। तो भाषाघात क्या है कि अफेजिया, जो भाषा अवबोधन से संबंधित विकास, भाषा समझ में नहीं आती, अवबोध नहीं होती, तो वह अफेजिया कहलाती है। TSSB PRT में पूछी गई थी और कई और परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अगला कहा गया कि सही ध्वनि का सही उच्चारण करने में मदद करके वाक्य या वाणी बाधा से सही उच्चारण में मदद करने, वाणी बाधा से पीड़ित बच्चों की मदद की जा सकती है। पंजाब टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि किस प्रकार से आप वाक्य या वाणी बाधा से पीड़ित बच्चों की मदद कर सकते हैं, तो सही उत्तर होगा आदर्श व्यवहार है आपका शिक्षक का, तो सही ध्वनि का सही उच्चारण करने में या तो मदद करिए या फिर आप स्वयं बोलिए, जिससे बालकों में क्या हो, वह सही रूप से भाषा को प्रयोग कर सके। ये क्वेश्चन पूछा गया पंजाब टेट 2011 में। तो अभी तक प्रतिभाशाली कंप्लीट हुआ, मानसिक मंद कंप्लीट हुआ, भाषा दोष से ग्रसित बालक हुआ, सब कंप्लीट कर लेंगे। इस चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दे दूँ और अपना व्यूज़ में बढ़ाऊँ। जिसमें धैर्य है, जिसमें सिटिंग कैपेसिटी है, जिसमें क्षमता है पढ़ने की, वह इस चैनल से जुड़े, अन्यथा 2-2, 3-3 मिनट वाले वीडियो हमारे इस चैनल पर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब तक मैं स्वयं सेटिस्फाई नहीं होता कि मैंने आज आपको कंटेंट सही दे दिया,
तब तक मैं आपको इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता। चलिए, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक कौन है भाई? देख नहीं पा रहे हैं भाई, ये भी तो विशिष्टता है ना। चलिए, ऐसे बालक शारीरिक रूप से विकलांग तो अवश्य होते हैं, परंतु मानसिक रूप से इनका बौद्धिक स्तर एक सामान्य बालक के समान होता है। बहुत अच्छी बात लिखी है भाई, देखो क्या लिखा है। आपने सूरदास जी का नाम सुना है, कितना अच्छा उन्होंने लिखा। ठीक, तो कई ऐसे उदाहरण हैं। अभी हमारे एक विश्वविद्यालय की कुलपति आचार्य रामभद्राचार्य जी, वह भी दृष्टि दोष से ग्रसित है, वह बढ़िया वेदों के ज्ञाता हैं। तो आप ये मत कह सकते, ये नहीं कह सकते कि, और एक कहावत भी है कि भगवान कुछ लेता है तो फिर कुछ छीनता है तो दे भी देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों का बौद्धिक स्तर कैसा होता है, तो बौद्धिक स्तर क्या होगा? सामान्य बालकों के समान उनका बौद्धिक स्तर हो सकता है। ठीक, चलिए, तो अब दृष्टि दोष को दो अर्थों में हम प्रयोग करते हैं, एक तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होती है? दृष्टि तीक्ष्णता के आधार पर उस पर बात होती है कि कहाँ तक आप कितना सही देख सकते हो। तो 20/20 है सामान्य दृष्टि तीक्ष्णता वाला बालक, यानी एक सही आंख वाला बालक 20 फीट की दूरी तक की चीज़ों को देख सकता है। तो जिसका टेस्ट आप ले रहे हो वह भी अगर 20 फीट की दूरी तक स्पष्ट देख पा रहा है तो उसकी दृष्टि आप सही कहेंगे। दूसरा है 20/200, कानूनी अंधापन से लीगल बैंड कहते हैं। कहा गया कि एक व्यक्ति जिस एक मतलब जिसकी दृष्टि ठीक है तो वह 200 फीट की दूरी तक की जिस वस्तु को वह आसानी से देख सकता है। उस वस्तु को देखने के लिए जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है उसको उसके 20 फीट तक नज़दीक लाना पड़ेगा। कोई वस्तु इतनी दूर पे है तो इस वस्तु को कोई व्यक्ति 200 फीट की दूरी से देख सकता है, परंतु जो दृष्टिदोष से ग्रसित बालक है उसको कितनी नज़दीक आना पड़ेगा? वो लगभग उसको 20 फीट नज़दीक आना पड़ेगा। तो अगर 20/200 इस आधार पर कहा गया है तो इसे आप लीगल ब्लाइंड कहेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए अब शैक्षिक अर्थ पर देखते हैं क्या है भाई। तो शैक्षिक अर्थ में हम दो बातें देखते हैं, या तो नहीं दिखता है या तो कम दिखता है। सीधी सी बात, बहुत ज़्यादा हम लोग, चूँकि शिक्षक बहुत उसमें टेक्निकल पॉइंट में नहीं जाएगा ना, दोनों बातें लेकिन मैंने आपको बता दी। तो अंधे बालक या निम्न दृष्टि वाले बालक, अंधे बालक को कैसे पढ़ाते हैं? अंधे बालक को ब्रेल लिपियों द्वारा पढ़ाया जाता है। दूसरा, दृष्टि बाधक निम्न है कि अच्छी है, इसके लिए हम कैसे मापन करते हैं? तो दृष्टि बाधिता का मापन स्नेलन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। स्नेलन चार्ट के आधार पर आप कैसे मापन करते हैं और किस आधार पर किसको आप क्या नाम देते हैं? तो मध्यम रूप से ऐसे दृष्टिबाधितों की नेत्र की देखने की क्षमता कितनी होती है? 20/70 होती है। और पूर्ण दृष्टिबाधित बालकों की कितनी होती है? 2/20 होती है। ठीक है, कि जिस वस्तु को देखने के लिए किसी व्यक्ति को 20 फीट तक 70 फीट से देख सकता है उसके लिए उसको 20 फीट जाना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2/20 है, यानी 20 फीट तक देख सकता है उसको लिए उसको 2 फीट नज़दीक जाना पड़ेगा। ठीक, तो इसे पूर्ण दृष्टिबाधित कह दिया गया। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी जो डीएलएड की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछा जा चुका है, और जो परीक्षाएं होती हैं कॉम्पिटिटिव सीटेट की उसमें भी पूछा जा चुका है। तो 20/70 और 20/70 मध्यम रूप से दृष्टिबाधित और पूर्ण दृष्टिबाधित शैक्षिक दृष्टि से 2/20। चलिए, समाज कल्याण मंत्रालय जो पैसा देता है, और क्वेश्चन जिससे पूछा गया, समाज कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1987 में दृष्टिबाधितों की परिभाषा प्रस्तुत की। क्या? पहला कहा कि अपनी दृष्टि पूरी तरीके से खो चुके हैं वह दृष्टिबाधित है। दूसरा, यदि दृष्टिबाधिता 6/60 या 20 से अधिक ना हो। ठीक है, क्वेश्चन ये डिक्टो पूछा गया आपके डीएलएड के एग्जाम में कि 6/60। ठीक है, तो 6/60 या 20/20 से अधिक ना हो। तीसरा, दृष्टि का क्षेत्र सीमित और 20 डिग्री या उससे कम का कोण बनता है। जो आंखें खुलती है ना पूरी तरीके से, तो वह 6 डिग्री या 20 डिग्री से ज़्यादा ना खुल पा रही हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा टेट 2014 में। ठीक है, और आपके डीएलएड की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। अब दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाएंगे कैसे, और दृष्टिबाधित बालक कोई, अब आपने कहा कि बौद्धिक रूप से सामान्य होते हैं और सभी चीज़ें जानते हैं, तो ये आखिर कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं? तो कहा कि दृष्टिबाधित बालकों में प्रत्यय का विकास स्पर्श अनुभव के माध्यम से। अक्सर आपने देखा होगा कि वो छूकर सब चीज़ों को समझते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि दृष्टिबाधित, और पूछा भी जा चुका है कि दृष्टिबाधित बालकों में प्रत्यय का विकास किस प्रकार से होता है, तो स्पर्श अनुभव के माध्यम से होता है।
विश्लेषण स्पर्श अनुभव और संश्लेषण स्पर्श अनुभव। ठीक है, तो क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा गया कि दृष्टि दोष से युक्त बाल बच्चों को आकृति का ज्ञान कैसे कराएंगे आप। तो आकृति का ज्ञान कराने के लिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा 3D फॉर्म में जो आपके पास इमेजेस रहेंगी, उन इमेजेस को स्पर्श यानी टच करके वह सीख पाएंगे, उनमें प्रत्यय का विकास हो सकेगा। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया कि अब सामान्य शिक्षक कैसे जाने, तो एक शिक्षक दृष्टिबाधित बालक की पहचान विशेष व्यवहार सूची के माध्यम से कर सकता है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने बनाया है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीईआरटी की आपकी एक संस्था है जो शिक्षकों के लिए सहयोग का कार्य करती है, और वह एक व्यवहार की सूची देती है। क्योंकि आप मनोवैज्ञानिक भी हैं और व्यवहार देखकर आपको जानना है, आप डॉक्टर तो नहीं हैं, तो व्यवहार की सूची आपको दी जाएगी जो देगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, और जिससे आप एक बालक की पहचान कर ले जाएंगे। एक आता है NIVH, क्या है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो कई जगह पर इसका मुख्यालय देहरादून का मुख्यालय, उत्तराखंड का मुख्यालय देहरादून में है, चेन्नई का तमिलनाडु, कोलकाता का पश्चिम बंगाल का कोलकाता में, और आंध्र प्रदेश का सिकंदराबाद में। NIVH एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में 1982 में अस्तित्व में आया। ये UT, ठीक है, उत्तराखंड में पूछा जा चुका। 2013 में क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान चूँकि देहरादून में है, इसलिए उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके जिले, आपके प्रदेश में क्या, अगर आप यूपी के हैं या कहीं अलग के हैं, तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। आगे बस कंप्लीट होने वाला है। स्नेलन चार्ट की बात अभी आई थी, तो स्नेलन चार्ट का विकास किसने किया, हर्बर्ट स्नेलन ने किया, जो एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे। ठीक, स्नेलन चार्ट का विकास हर्बर्ट स्नेलन साहब ने किया। ब्रेल पद्धति आपने पढ़ा था, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया, लुईस ब्रेल, लगभग 1830 का समय था, जिसमें क्या होता है, उस पद्धति में 6 उभरे हुए बिंदुओं के सहारे अक्षर को लिखने, संख्या और सामग्री को लिखने की प्रथा पढ़ाई जाती है। ठीक है, कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, तो क्रेनमर एबेकस, चूँकि इस समय क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जानना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आजकल समय ऑनलाइन का हो चुका है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली का ज़्यादा हो चुका है, तो इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, जानने में क्या जाता है। क्रेनमर एबेकस या फिर स्पीच प्लस कैलकुलेटर छपी हुई सामग्री को पढ़कर सुनाता है। ऑप्टाकॉन क्या है, ऑप्टिकल टैक्टाइल कन्वर्टर, गणित पढ़ने के लिए। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि दृष्टिबाधितों के लिए गणित पढ़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्टाकॉन। ठीक है, आगे दृष्टिबाधित बालकों के समावेशन का प्रथम प्रयास दादर स्कूल 1940 में किया गया। आगे हम लोग पिछड़े बालक पढ़ते हैं और फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, पिछड़े बालक क्या है, बैकवर्ड चिल्ड्रन या स्लो लर्निंग स्टूडेंट कौन है, तो देखते हैं भाई। स्लो लर्निंग स्टूडेंट भी इन्हें कहा गया, किसने कहा है, आइए देखेंगे, अभी आगे बात करेंगे। तो पिछड़े बालकों को परिभाषित करने के लिए बुद्धि लब्धि के स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि निष्पत्ति या शैक्षिक लब्धि का प्रयोग किया जाता है। यह धारणा सीरियल बर्ट ने प्रस्तुत की। क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की धारणा किसने प्रस्तुत की, तो सीरियल बर्ट साहब ने की। यूपीटेट 2017 में क्वेश्चन आ चुका। क्या कहा सीरियल बर्ट साहब ने, कहा कि 85 से कम शैक्षिक लब्धि वाले बालक पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। 85 से कम। इन्हें धीमी गति से सीखने वाले बच्चे अधिगम अथवा शैक्षिक उपलब्धि में सामान्य बच्चों से एक या एक से अधिक विषयों में निम्न स्तर के होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि लगभग 75 से 90 के बीच होती है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि काहे कहा गया इसमें शैक्षिक लब्धि, पिछड़ेपन का। एक बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ने में है, आपको अक्सर लगता है जब आप 6 से 7 में पहुंच जाते हो या एक क्लास ऊपर पहुंच जाते हो, तो आपको लगता है कि मैं अब फला क्लास को पढ़ूंगा तो मैं टॉप कर दूंगा। ऐसा होता है नहीं होता? होता कि क्यों होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम उस क्लास में होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर कभी ऐसा हुआ कि कोई टीचर जो था पढ़ा रहा है, तो उस समय बोर्ड पर कोई चीज़ें लिखी हैं, पीछे तक चमक रहा है, दिखाई नहीं दिया और पता चला वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गया। तो और आपने आधा लिखा था, आधा आपने वहाँ पर लिखा और आपके नंबर कम हो गए। ठीक है, शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से समझा नहीं पा रहा है, समझा नहीं पाया तो आप समझ नहीं पाए, और समझा नहीं पाए तो आपकी गलती थोड़ी ना है, बालक की गलती नहीं है,
जिसके कारण उसका निष्पादन वही क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया गया। तो इस तरीके से कई कारण हो सकते हैं, शारीरिक मानसिक कारण भी एक कारण हो सकता है, परंतु वही एक कारण हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए शैक्षिक लब्धि का प्रयोग किया जाने लगा। तो धीमी गति से भी इन्हें कहा गया, सिरिल बर्ट ने इन्हें धीमी गति से सीखने यानी स्लो लर्निंग स्टूडेंट की संज्ञा दी। सिरिल बर्ट ने ही कहा। सिरिल बर्ट ने कहा कि पिछड़ा बालक वह है, 2 बार यह परिभाषा पूछी गई DSSB PRT और यूपीटेट 2013 में, कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, तो उसे हम पिछड़े बालक कहते हैं। अब सामान्य कक्षा से नीचे का जो बालक है, वो नीचे क्लास है, उसका भी वो अगर कार्य नहीं कर पा रहा तो उसको उन्होंने पिछड़ा बालक कहा है। यह सिरिल बर्ट की परिभाषा है। ठीक, 2 जगह पूछी जा चुकी है। पिछड़े बालकों के प्रकार क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका लिखित परीक्षा में, कि निम्नलिखित में से पिछड़े बालकों का क्रम लिखिए। ठीक, तो तंत्रिका दोष के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, मूढ़ बुद्धि 50 से 69, हीन बुद्धि 20 से 14 और जड़ बुद्धि 0 से 19। इस प्रकार से हम पिछड़े बालकों को इन श्रेणी में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इन बालकों को कैसे सिखाएंगे, तो पिछड़े बालकों के लिए किस शिक्षा की व्यवस्था की गई, DSSB PRT में पूछा गया। तो कहा कि हस्तशिल्प की शिक्षा पिछड़े बालकों को या पिछड़े हुए बच्चों को दी जा सकती है, जिससे वह अपने व्यावसायिक सुधार कर सके। ठीक है, वो सैद्धांतिक फील्ड में नहीं जा सकते, शिक्षण के क्षेत्र में नहीं जा सकते, पर वो टेक्निकल काम में जा सकते हैं, इसलिए उनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। आगे पढ़ते हैं श्रवण ह्रास। सुनने वाला रह गया, बात कर लेते हैं भाई। तो व्यक्ति विशेष की वैसी अक्षमता जो व्यक्ति में सुनने की बाधा उत्पन्न करती है, श्रवण अक्षमता कहलाती है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चों में दूसरे बच्चों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता या कठिनाई अनुभव होती है, जिससे उनमें कुंठा उत्पन्न होती है। सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया कि श्रवण ग्रसित बच्चों में किस प्रकार का अनुभव देखा गया है। तो ये संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांट नहीं पा रहे हैं, अच्छी तरीके से सुन नहीं पा रहे, तो बोल नहीं पा रहे हैं। अक्सर आपने देखा गया कि श्रवण और मूक दोनों बातें एक साथ अक्सर देखी गई हैं, जिस कारण उनमें कुंठा हो जाती है। कांग्रेस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अमेरिकन स्कूल फॉर द डेफ के अनुसार एक बधिर व्यक्ति जिसकी श्रवण बाधिता 70 डेसिबल हो और श्रवण यंत्र की सहायता से या उसके बगैर वह ध्वनियों को नहीं समझ पाता, वह एक श्रवण दोष से ग्रसित बालक कहा जाएगा। तो कितने हो गई, 70 डेसिबल, ध्यान रखना। निःशक्त जन अधिनियम 1995 में जो पास हुआ, श्रवण शक्ति का ह्रास से उन्होंने कहा कि अभिप्रेत है कि संवाद संबंधी रेंज की अभिव्यक्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या उससे अधिक की हानि। तो 70 डेसिबल आपका अमेरिकन स्कूल ऑफ द डेफ और 60 डेसिबल यानी 60 से 70 डेसिबल आप एक एवरेज मान सकते हैं, जिसके आधार पर आप उन्हें हम कहा जा सकता है। श्रवण ह्रास के लगभग 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं ये भी पूछा जा चुका। तो 5 प्रकार हैं: कंडक्टिव श्रवण ह्रास, मिश्रित श्रवण ह्रास, सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास, केंद्रीय श्रवण ह्रास और कार्यात्मक श्रवण ह्रास। इस प्रकार से इतने प्रकार के 5 प्रकार के क्वेश्चन याद है कि कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे नहीं पूछे गए थे। तो 5 प्रकार होते हैं श्रवण ह्रास, 60 से 70 डेसिबल के बीच। तो इतनी बातें हमारी कंप्लीट हो गई। कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कैसे हैं ये ऐसे हैं कि जो अधिनियम पास हुए हैं उनका सन पूछा जाता है कई बार आपके यहाँ। कई बार भारतीय पुनर्वास परिषद का आपसे सन पूछ लिया गया, कभी आपसे निःशक्त जन अधिनियम का क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1980 में विकलांगता के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए या कहें मानक तैयार करने की दिशा में ICIDH को स्थापित किया गया, जिसका आधार था, पहला आधार था मेडिकल मॉडल। मेडिकल आधार पर ही लोगों को कहा जाता था, परंतु 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेडिकल मॉडल को नकारते हुए सामाजिक मॉडल पर आधारित एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे ICF कहा गया। तो मेडिकल मॉडल नकार दिया गया। कैसा मॉडल बचा अब इस समय है, सामाजिक मॉडल है। तो ICF बायोसाइकोलॉजिकल यानी वो भी बातें देखता है, सिर्फ मेडिकल मॉडल ही नहीं देखता, बायो एंड साइकोलॉजिकल मॉडल पर आधारित है। ठीक है। विकलांगता या क्षमता से संबंधित पहला भारतीय कानून कौन सा है, तो कहेंगे कि इंडियन लुनासी एक्ट 1912 में पारित हुआ। विकलांगता या क्षमता से संबंधित यह मानसिक मंदता और मानसिक रोग दोनों को, कोई अगर मानसिक मंद है उसको पागल कह देते थे लोग, यानी मानसिक रोग दोनों को एक समान समझा जाता था। क्या हुआ, 1987 में मानसिक स्वास्थ्य कानून पास हुआ। 1987 पूरी आज़ादी बीत गई,
काफ़ी समय बीत गया। 1987 में मानसिक स्वास्थ्य कानून पास हुआ, तब मानसिक मंदता और मानसिक रोग को अलग अलग किया गया। यानी जो 1912 में पास हुआ था उसका संशोधन हुआ 1987 में। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 दिसंबर 1975 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों के लिए घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया कि 1983 से लेकर 1992 का जो ये 10 वर्षों का समय है, इसे हम विकलांग दशक के रूप में मनाएंगे। तो क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विकलांग दिवस दशक मनाने के लिए कब कहा गया, तो वह 1983 से 1992। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सन 1987 में लागू किया गया। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में लागू किया गया। अभी आपको मैंने बताया कि संशोधन भी एक हुआ था, जिसका उद्देश्य मानसिक रोगी व्यक्तियों को शीघ्र पहचान करना और उनका उपचार करना था। अत्यंत महत्वपूर्ण एक आया भारतीय पुनर्वास परिषद, कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। आप अपने जब क्वेश्चन पेपर होगा तो उसे देख सकते हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद और कई जगह पूछा जा चुका है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सन 1992 में यह अधिनियम पारित हुआ। 22 जून 1993 से लागू हुआ। पारित जब पूछा जाए तो 92 कहेंगे, लागू जब पूछा जाए तो 1993 कहेंगे। 22 जून 1993 से लागू हुआ। फिर इसमें 2000 में संशोधन भी हुआ है। कौन है ये? यह विकलांग छात्रों के शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशिक्षण की एक दायी संस्था है। ठीक है, ये भारतीय पुनर्वास परिषद। बस इतना आपके लिए पर्याप्त है जानने के लिए इस वीडियो में। आगे, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम सन 1995 में निःशक्त और 7 जून 1996 में लागू हुआ। विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम कब लागू किया गया? 1995 में, और 96 से लागू हुआ, जिसे निःशक्तजन अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता। इससे संबंधित एक सीटेट का क्वेश्चन भी है, मैं आपको बताऊंगा जब हल कराएंगे तब। अधिनियम 1995, इसे निःशक्तजन अधिनियम 1995 भी कहा जाता है। इस निःशक्तजन अधिनियम जो 1995 में पारित हुआ और 7 जून 1996 से लागू हुआ, उसमें 7 प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन किया गया है। इन्हीं के आधार पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। अंधत्व, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधा, मानसिक विकलांगता, मानसिक रोग, गामक बाधा, कोढ़ उपचरित, ऐसे 7 प्रकार के विकलांगताएं हैं जिनके आधार पर आपको निःशक्तजन अधिनियम में सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भारत में विकलांग व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं हेतु उपरोक्त 7 प्रकार की विकलांगता की एक श्रेणी तथा विकलांगता का प्रतिशत 40% होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको। लेकिन अब एक क्वेश्चन आपको ये बताना है, उत्तर आपको लिखना है कि इन निःशक्तजन अधिनियम में कौन से दोस्त का शैक्षिक दृष्टि से किस कमी का वर्णन नहीं है। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। अधिगम नियोग्यता का वर्णन इसमें नहीं है। क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है कि निःशक्तजन अधिनियम में किस नियोग्यता का वर्णन नहीं किया गया, तो अधिगम नियोग्यता का वर्णन इसमें नहीं है। एक उसके बाद 1999 में एक एंटी एक्ट पास हुआ, जिसमें 4 प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन मिलता है। और आगे कहे कि तो पूरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब से इसकी बात शुरू हुई और 2010 आपका एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है RTE एक्ट, उसमें कहाँ तक बात कही गई है। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी 2006 को पारित हुई। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनी? तो 2006 में बनी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 1 के प्रस्तावना खंड 2D में अलाभकारी बच्चों के बारे में चर्चा की गई है। बहुत विस्तृत रूप से तो नहीं कहा गया, परंतु अलाभकारी समूह के बच्चों के बारे में चर्चा की गई है। इस प्रकार से मैंने आपको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के सभी प्रकार संबंधित अधिनियम, संबंधित बातें परीक्षा में कैसे पूछी गई, कैसे आ सकती हैं, दोनों बातें आपको बताई। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई होगी। जो भी कमी रही आप बताइएगा, उसे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन प्राप्त हो सके और मैं आपके लिए कार्य व्यवहार कर सकूं। आगे का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वह हमारे लिए होगा अधिगम नियोग्यता। फिर हम सीधे पर चलेंगे अधिगम के सिद्धांतों की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, एक अपनी शैक्षिक मनोविज्ञान की जब बात हो रही है तो उसका हमें पालन भी करना है। इस दृष्टि से हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अध्ययन करते रहिए। भारत माता की जय।